आपने मुझे आम बजट 2021-22 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, वर्ष 2020 महामारी का वर्ष रहा है और अब भी हम लोग पूर्णतः इस कोविड-19 की महामारी से उबर नहीं पाए हैं। संकट अपने देशवासियों तक ही सीमित नहीं है, यह तो विश्वव्यापी संकट है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिस बखूबी से इस संकट का सामना किए हैं वह तो तारीफ़े काबिल है। यूएन भी भारत के कोरोना से लड़ने में माननीय प्रधानमंत्री जी की काफ़ी सराहना की है। इस संकट के दौर में देश के नागरिकों को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ा है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हमारी माननीय वित्त मंत्री जी का यह बजट काफ़ी उम्दा रहा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। गरीबों के अनाज, मध्य वर्गों को समुचित राहत, उच्च वर्ग को भी राहत और साथ ही साथ उद्योग धंधे में जान डालने के लिए आर्थिक पैकेज सब प्रकार से मंत्री जी सभी सेक्टरों की ओर ध्यान दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2,76,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर जरूरतमंदों पर पूरा ध्यान लॉकडाउन में रखा गया। बजट से पहले ही 4 बार आर्थिक पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर भारत के लिए धन की व्यवस्था, यह सब कार्य काफ़ी सराहनीय है और देश को आर्थिक मंदी से उबरने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। सभी सेक्टरों में बजट की सराहना हो रही है। शेयर मार्केट तो उछाल पर है। महोदय, सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत में राज्यों को भी सहायता देने का प्रावधान है। विशेषकर बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए सरकार क्या कर रही है, इसे वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बताने की कृपा करेंगे। महोदय, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत हो रही है। इस विषय पर भी बिहार जैसे गरीब राज्यों को किस प्रकार और कितनी धनराशि उपलब्ध कराकर वहाँ मिशन को सफल बनाने की कार्य योजना पर भी माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। महोदय, सरकार द्वारा जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया गया है। इसमें बिहार एवं राज्यों के शहरों के नाम की भी घोषणा की जानी चाहिए। महोदय, गंगा सफाई अभियान की सफलता पर लोगों में कुछ शंकाएं हैं। जिस प्रकार इस मिशन को लॉन्च किया गया, अब तक गंगा की अविरलता को पूर्णतः लाने की बात भी नहीं हो पाई। मेरा सरकार से आग्रह होगा कि गंगा की अविरलता को पूर्णतः वापस लाया जाए और इससे बिहार को जो प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है उस पर कार्य योजना बनाई जाए। फरक्का बांध के कारण जो बिहार की नदियों में खास करके गंगा में सिल्टिंग हुआ है, उसको साफ करने के लिए कई बैठक हो चुकी है, किंतु किसी भी प्रकार की कार्य योजना नहीं प्रारंभ हुआ है। अगर सिल्टिंग की समस्या का समाधान हो जाता है तो बिहार में गंगा नदी से प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण हो रहे भयंकर नुकसान से लोगों को बचाया जा सकता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इस मिशन पर काफ़ी फोकस रहा है। उन्होंने इस पर सभी बैठकों में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, अतः केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी, ऐसा मेरा आग्रह है। बिहार को 2020 में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस सहायता राशि को अभी तक केंद्र सरकार निर्गत नहीं किया है, उसे भी निर्गत किया जाना चाहिए। महोदय, 15वीं वित्त योजना में अभी अंतरिम रिपोर्ट आई है, अतः उसमें विशेषकर बिहार राज्य को केंद्रीय सहायता के लिए जो योजना एवं राशि के प्रावधान की अनुशंसा किया है, उससे भी सरकार देने का काम करे, यह मेरा सरकार से आग्रह है। महोदय, किसी राज्य का विकास केंद्र के ही सहयोग पर हो सकता है और बिहार औद्योगिक विकास की दौड़ में अन्य राज्यों से काफ़ी पिछड़ चुका है, अतः केंद्रीय कर, इनकम टैक्स और जीएसटी में विशेष छूट देकर बिहार में औद्योगिकरण करने की आवश्यकता है। सरकार इस योजना पर बिहार एवं अन्य कुछ पिछड़े राज्यों की मदद करे। महोदय, सरकार 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, उसमें एक टेक्सटाइल पार्क बिहार में भी स्थापित हो, यह हमारी मांग है। महोदय, सरकार राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कर रही है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे प्रदूषण नियंत्रण में काफ़ी मदद मिलेगा, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। महोदय, सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कार्य कर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि
1.5 लाख से अधिक आबादी वाले बिहार के सभी शहरों को इस मिशन में शामिल किया जाए। सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों में विनिवेश की योजना आम लोगों को उचित नहीं लग रहा है, इससे लोगों में असंतोष है, अतः इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि उक्त सभी बीमार संस्थानों को पुनः चालू किया जाना चाहिए। महोदय, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने बेगूसराय जिला के बरौनी में तेल शोधक कारखाना के शोधक क्षमता का 6 मिलियन टन तक विस्तार की घोषणा की थी और वहां 25,000 करोड़ के निवेश के अपने संकल्प को भी दोहराया था। साथ ही बरौनी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। मैं आशा करता हूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय की विकास योजना के मद में जो राशि आवंटित की गई है उसमें बरौनी तेल शोधक कारखाना और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना के संबंध में जो घोषणा की गई उसको जरूर शामिल किया गया होगा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये बिहार के जनता की पूरी मांग है और इसकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। बिहार के बरौनी में एक उर्वरक कारखाना है, उसे चालू करने की घोषणा बहुत दिनों पहले की गई। उसे चालू करने की गति काफ़ी धीमी है। पूरी क्षमताओं के साथ इस कार्य को कराया जाए। रोहतास के डालमिया नगर का रेल कारखाना को भी चालू किया जाए। इस वर्ष के बजट में मात्र 5 करोड़ रुपए के आवंटन से क्या वह कारखाना चालू हो सकेगा, विचारणीय प्रश्न है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, जिस इलाके में बड़े उद्योग लगाने की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है तो उस क्षेत्र के लोगों में खुशहाली छा जाती है। उसे लगता है कि अब वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको जानकारी होगा कि बिहार राज्य के मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित हुई है। इसके लिए वहाँ के किसानों ने अपने छाती पर पत्थर रखकर 3 फसल लगने वाली जमीन को कारखाना खुलने की खुशी में दे दिया, लेकिन वहाँ पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं होकर असेंबलिंग से इंजन तैयार किया जाता है। आश्चर्य है कि वह साल में 2-3 इंजन भी नहीं बना पाता है। मेरी मांग है कि वहाँ सभी पार्ट पुर्जे की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। मधेपुरा के विद्युत रेल इंजन कारखाना को पूर्ण रूप से चलाई जाए। छपरा का रेल पहिया कारखाना भी आंशिक रूप से चल रहा है, उसे भी चालू किया जाए। जमालपुर लोको शेड को हस्तांतरित करने की योजना बंद की जाए। मोकामा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर का रेल कारखाना पुनः चालू किया जाए। इन सभी योजनाओं से बिहार के विकास को गति मिलेगी, वहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही आसपास के ग्रामीणों को भी अपने जीवन यापन में वहाँ कुछ न कुछ छोटे मोटे धंधे मिलेंगे, उनकी रोजी रोटी चलेगी। महोदय, अब मैं आज के महत्वपूर्ण विषय किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। सरकार द्वारा देश में किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो रही है और आशा है कि इस योजना पर सरकार जिस तरह से काम कर रही है, किसान का भला निश्चित रूप से होगा। किसानों को समुचित सिंचाई की जरूरत है, समय पर उत्तम बीज चाहिए, खाद उचित मूल्य पर मिले, कृषि के औजार और यंत्र क्रय करने के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण मुहैया करे और फसल तैयार होने पर उसके फसल का तय MSP दर से क्रय कराए ताकि उसके फसल का उचित मूल्य मिल सके, तभी किसानों का भला होगा। महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को MSP का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। बिहार में MSP से धान खरीदने का 1 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक समय था। 30 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य था। किसानों के 28 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। किसानों के घर में अनाज बचा रह गया, इसलिए सरकार ने उनके लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित कर धान की खरीद की समय सीमा 21 फरवरी तक बढ़ा दी है। वैसे ही किसानों पर प्रकृति की मार पड़ती है और अधिक लागत की खेती में कोई मुनाफा होने के बजाय घाटा होता रहता है। फिर देश के किसानों की दशा में सुधार कैसे होगा, यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। सरकार को सदन में इस बात पर चर्चा कर समुचित समाधान की ओर काम करने की आवश्यकता है, तभी किसानों के पिछले सभी ऋणों की माफ़ी भी होनी चाहिए। सरकार इसकी घोषणा करे। महोदय, मैं बिहार सरकार के तर्ज पर
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जिसमें 500 रुपये प्रति माह दी जाती है, उसी तरह देश में वृद्ध व्यक्तियों जो 60 वर्ष उम्र के होने पर चाहे वे किसी भी वर्ग समाज के हों, उनको एक समान कम से कम 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा भी केंद्र सरकार को इस बजट में करनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शुद्ध पेयजल हर घर में नल का जल योजना शुरू किया है। उसकी सफलता को सामने रखकर के 2,86 लाख करोड़ घरों को नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन का प्रावधान किया है। मैं मानता हूं कि इससे देश भर के शुद्ध पेयजल को हर घर तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी। बजट में 5 मत्स्य पालन केंद्र को विस्तारित करने की घोषणा की गई है। बिहार राज्य के सहरसा, जहां कोसी नदी के बाढ़ एवं सीपेज के पानी के कारण पूर्वी कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से में 12 महीना लाखों हेक्टेयर खेत में पानी रहने से खेती नहीं हो पाती है। मेरी मांग है कि वहां विकसित मत्स्य पालन केंद्र खोली जाए। महोदय, बजट में 100 सैनिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। बिहार राज्य के कोसी प्रमंडल सहरसा अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। हमारी मांग है कि कोसी प्रमंडल मुख्यालय सहरसा में एक सैनिक विद्यालय की स्थापना हो। बिहार के सहरसा मधेपुरा के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कैंसर, हृदय रोग, किडनी एवं लीवर रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार उन कारणों की भी जांच कराए। उस इलाके में काफ़ी गरीबी है, जिसके कारण लोग बाहर जाकर इलाज भी नहीं करा पाते हैं। हमारी मांग है कि सहरसा में नया एम्स की स्थापना सरकार करावे। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र मधेपुरा में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति करने की मांग करता हूं। महोदय, इसमें एक विडंबना है कि जहां केंद्रीय विद्यालय खुलती है तो भारत सरकार उसके जमीन के लिए राशि का प्रावधान नहीं करता, इसीलिए उन जगहों पर विद्यालय नहीं खुल पाता है। इसीलिए उस पर भी निर्णय सरकार को लेना चाहिए। करोड़ों रुपये की लागत से भवन बनता है, अन्य चीज बनता, और कुछ पैसे देके यदि जमीन अधिग्रहण किया जाए तो वहाँ के जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, खास करके उनके बच्चों को पढ़ने में काफ़ी सहायता होगी। अंत में मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा जिला मुख्यालय तक वैशाली एक्सप्रेस हम सफ़र गाड़ी चलनी चाहिए, और इससे नहीं चलने से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और सभापति महोदय, अंत में मैं एक सांसद योजना के बारे में बताना चाहता हूं। सांसद योजना छोटी छोटी योजना, अधिकार था सांसद को लिखने का और उसको कार्यान्वयन कराने का, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उसको 2 साल के लिए रोक दिया गया। पहले साल भी जो आधी राशि गई थी, उस राशि में भी जो खर्च नहीं हुआ उसको भी वापस कर लिया गया, और वह राशि भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि सांसद रोक योजना को रुक जाने से कोई कोरोना पर नियंत्रण नहीं होगा। हजारों हजार करोड़ की योजना चल रही है इस देश में, और कहीं विकास के काम रुके हुए नहीं है। इसीलिए मेरा आग्रह है सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप उस योजना पर रोक नहीं लगाइए। और अंत में हम रेल बजट में तो रेल को काफ़ी बजटीय सपोर्ट दिया गया है, और उसमें हमारी मांग है कि सहरसा से भागलपुर तक एक रेल लाइन का निर्माण हो, उससे वहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। आप अच्छी तरह भाषण कर रहे हैं, फिर कैसा वो पढ़ना, पेपर में पढ़ना, इसलिए अच्छी तरह भाषण करो। धन्यवाद। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी। हाँ, थैंक यू। बोलना चाहिए। Okay, thank you. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, I am thank